Hello friends, today's topic is hypertension. हाइपरटेंशन एक हर घर के अंदर प्रॉब्लम बन चुकी है और हर 10वें इंसान में से हर दूसरे तीसरे इंसान को हाइपरटेंशन है। हर घर में आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मरीज मिलेगा ही मिलेगा, है ना। पर इसका जो एक सही प्रोटोकॉल है वो कोई भी अपनाता नहीं है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में भी जो मेरा अनुभव कहता है डाईयूरेटिक्स जैसे कि एक लेसिक्स का इंजेक्शन होता है वो लगा देते हैं या लेबिटालोल वगैरह लगा देते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है ब्लड प्रेशर के ऊपर, जबकि सबसे गंभीर प्रॉब्लम यही है ना। तो हम इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा बताएंगे हाइपरटेंशन कितना उसकी नॉर्मल रेंज होती है, कितना फर्स्ट स्टेज में जाता है, सेकंड स्टेज में जाता है ना। फिर उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी बताएंगे कि मतलब रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन क्या होता है, उसके कोजेज बताएंगे, कोजेज के बाद इन्वेस्टिगेशन बताएंगे, उसके अंदर हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। फिर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन लगानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ सबसे पहले, है ना। मान लो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आपने देखा बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 180 तक पहुँच गया है, और उसमें आपको ये भी लग रहा है कि कार्डियक फेल्योर की वजह से हो सकता है और दूसरा आपको लग रहा है किडनी की वजह से हो सकता है। तो आप इसमें मेडिकेशन कौन सी चलाओगे बताओ आप, है ना। तो इसी को ही बताने के लिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखो और उसके बाद मैं लास्ट में जाके एंड में उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा कि इतने बीपी पे ये मेडिसिन चलेगी, इतने बीपी पे कॉम्बिनेशन चलेगा। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो अब हाइपरटेंशन होता क्या है, देखो बीपी बढ़ना या होना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर बीपी के परिणाम स्वरूप या उसके बाद जो लीडिंग ऑर्गन डैमेज की तरफ जाती है ना, बॉडी जाती है या ऑर्गन डैमेज होता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको हमें रोकना होता है। जैसे कि ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, रेटाइना प्रॉब्लम हो जाती है, ये ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट होता है ना। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है, देखो जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120 से लेके 150 तक नॉर्मल माना जाता है मेरे नज़रिए में भी, और क्या बोलते हैं कुछ और मतलब राइटर्स या कुछ बुक्स में लिखा है। पर जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो कहते हैं कि एलिवेटेड बीपी नॉर्मल जो बढ़ गया है पर वो नॉर्मल है, फिर भी वो 130 से लेके 140 तक सिस्टोलिक होता है और 85 से लेके 90 तक, है ना, 85 से लेकर 90 तक डायस्टोलिक वाला नॉर्मल होता है। मतलब 130/85 और 140/90 ये हमारा नॉर्मल एलिवेटेड बीपी हो गया। तो स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 में 140/160 हो जाएगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 90 to 100 हो जाएगा। अब स्टेज 3 की बात कर रहे तो हम स्टेज 3 में 180 से ऊपर चला जाएगा डायस्टोलिक, और 110 होगा, नहीं सॉरी सिस्टोलिक चला जाएगा 180 से अबव, और डायस्टोलिक होगा 110 से अबव। इसको ही हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। इस पर ही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि यही ऑर्गन डैमेज कर सकता है ना। तो अब देखते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसके साथ प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जैसे 180/110 हमारा ब्लड प्रेशर जा रहा है ना, उसके साथ सर में दर्द हो रहा है, हेडेक, या ब्लड विजन, आंखों में मतलब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, या न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो गया, मतलब जो वो है थोड़ा मतलब उसको चक्कर वक्कर आ रहे हैं और थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट में लग रहा है। तो इसके अंदर हमें क्या प्रोटोकॉल, इसमें सबसे पहले हमें इमीडिएट बीपी रिडक्शन करना पड़ता है 20 से लेके 25% तक, है ना, और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर, ताकि एंड ऑर्गन डैमेज ना हो। तो एंड ऑर्गन डैमेज कैसे होते हैं देखते हैं। जैसे जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसके परिणाम स्वरूप अनस्टेबल एंजाइना, मतलब जो पेन होता है हार्ट पेन वो हो सकता है, या एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है ना, या हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी जो एंसेफ्लोन्स होता है उसमें वो इन्फ्लामेशन हो गया, वो हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी हो गया, या एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर विद पल्मोनरी एडिमा, मतलब जो हमारे लंग्स है उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन होगी। ये सारे एक हाइपरटेंशन के वजह से हो सकते हैं जिसको हमें रोकना पड़ता है। इसको ही हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोली जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या होता है।
जब सिस्ट मतलब आइसोलेटेड, नाम से देखो आइसोलेटेड, सिर्फ आइसो मतलब एक अलग से सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, उसमें डायस्टोलिक नहीं आता है ना, मतलब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 से ऊपर चला गया है। और ये ज़्यादातर किन लोगों में देखा जाता है, जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर बढ़ गई हो, उन लोगों में ये आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मिलता है। इसके अंदर मैम नॉन फार्मोलॉजिकल थेरेपी चलानी होती है उनको, क्या वॉक के लिए बोलना चाहिए, थोड़ा काम करने के लिए बोलना चाहिए ना, उनका मतलब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना होता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन क्या होता है, पता है आपको? रेजिस्टेंस हाइपोटेंशन का मतलब जो हमने 3 थेरेपी, मान लो हमने एसी इनहिबिटर दिया, बीटा ब्लॉकर दिया और एक डायूरेटिक्स दी, उसके बाद भी जो ब्लड प्रेशर है वो 130 से ऊपर है, मतलब 3 थेरेपी हम चला रहे हैं, उसके बाद भी ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा। क्यों? एक वो रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन की वजह से। तो इसका कोज क्या होता है? इसके कोज होता है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह से ज़्यादातर ये होता है ना, रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं कि मतलब इटियोलॉजी या इसकी हाइपरटेंशन की क्या कारण होते हैं, क्या इटियोलॉजी होती है, क्या कोजेज होते हैं। इसको हम 2 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी कोज और सेकेंडरी कोज। प्राइमरी जो कोज होता है वो उसकी लाइफस्टाइल से होता है, जैसे जैसे पेशेंट मतलब जो पेशेंट उसका जिसके बीपी हो रहा है उसकी एज बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है ना। या पेशेंट जो ब्लड प्रेशर है उसको वो ओबीज है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, या वो बहुत सारा सोल्टी इनटेक करता हो, है ना, जैसे नमक बहुत ज़्यादा खाता हो, और फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करता हो, खूब ज़्यादा ड्रिंक करता हो, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करता हो, है ना, या लो डाइटरी इनटेक, जैसे फाइबर्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, पोटेशियम होती है, वो बहुत कम यूज़ करता हो। और ये होता है प्राइमरी कोज। इस पे हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, और इसी को हमको एक ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले लगाना चाहिए कि जिसका वेट बढ़ रहा है उसका वेट को हमें कम करना चाहिए। डाइट में हमें नमक कम कर देना चाहिए 2 ग्राम तक पर डे में, है ना, और वेजिटेबल, फ्रूट्स, पोटेशियम रिच डाइट, ये सब लेने को बोलना चाहिए। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी कोज क्या होते हैं ना। सेकेंडरी कोज मतलब सेकेंडरी मतलब प्राइमरी तो उसका होगा, सेकेंडरी अदर देन अदर सिस्टम, जैसे रीनल डिजीज, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, उसके अंदर भी बीपी बढ़ जाता है, या एक एंडोक्राइन डिजीज होगी, या मेडिकेशन होगा, कोई हम ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा होगा ना, या प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया हो गया ना, या ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होगी, जैसे हम रात को सोते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं, ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक है, फिर मतलब ये तो होगी इसके मतलब प्राइमरी कोज, सेकेंडरी कोज। अब हमें बीपी लेना कैसे होता है, हमेशा याद रखना, बीपी 2 इंटरवल के अंदर लेना, 2 मिनट के, मतलब पहले हमने बीपी लिया उसके 2 मिनट बाद फिर दोबारा बीपी लेना, क्योंकि कई बार मिसमैच कर जाता है, गड़बड़ हो जाती है। और दूसरी बात कि दोनों हाथ का बीपी लेना जरूरी है, ठीक है, और जिस हाथ का ज़्यादा बीपी हो ना उसका हमें यूज़ करना होता है। ये तो होगी हमारी इसकी बात कि बीपी कैसे लेना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डायग्नोसिस कैसे करें कि ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ना, कि भाई हमने प्राइमरी की तो बात कर दी, अब हमें कैसे पता चले कि ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, क्या उसका कंसीडर करें हम उसमें। देखो, पेशेंट यदि 30 साल से कम का है तो हमेशा मानना कि वो सेकेंडरी कोज हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा ओल्ड एज में तो चलो ठीक है हम मानते हैं बीपी बढ़ जाए, पर 30 साल या 25 साल की उम्र में कहाँ से बीपी बढ़ जाएगा, तो वो हमेशा सेकेंडरी कोज होगा। या ऑनसेट ऑफ डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, मतलब सिस्टोलिक ऊपर वाला और नीचे वाला, जो नीचे वाला बीपी बढ़ने लग जाए तो समझना वो सेकेंडरी कोज है ना। और ये ज़्यादातर किस में होता है, जो 55 साल या उससे ऊपर की एज के हो जाते हैं ना, उनके अंदर देखने को मिलता है ऑनसेट ऑफ डायस्टोलिक। अब बात करते हैं कि गला सूख जाता है लगातार बोलते बोलते, और रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन हो, मतलब हमने काफ़ी 3 थेरेपी चला दी है, उसके बाद भी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा है ना, जब हमें सोचना चाहिए कहीं सेकेंडरी कोज तो नहीं है, हमने खूब ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी फिर भी ठीक नहीं हो रहा है ना। या स्टेबल हाइपरटेंशन, हमने बार बार अलग अलग मेजर अपना लिए कंट्रोल करने के, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और दूसरा एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मतलब ब्लड प्रेशर एकदम से पता चल रहा है मैं 200 जा रहा है ब्लड प्रेशर, उसमें हमें सोचना चाहिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसमें तो क्विक असेसमेंट करना पड़ता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको हमें एंड ऑर्गन डैमेज होने से रोकना पड़ता है, और जितनी जल्दी हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है वो कर सकते हैं ना।
या ट्रीट मतलब, और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मतलब जब पोटेशियम हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाता है, खून खून के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, उसके साइन एंड सिम्टम्स मिले। या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का मतलब जो हमारे ब्लड होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 की नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है, जो 7.45 से ऊपर जाने लगे एल्कोलोसिस की तरफ, जब हमें सोचना चाहिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये हो सकता है ना। अब बात करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन हम कैसे करें, है ना। तो हमें सबसे पहले टारगेट ऑर्गन ढूंढना होता है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंड टारगेट ऑर्गन डैमेज। जो ऑर्गन डैमेज होने लग रहा है उसको हमें टारगेट करना होता है ना। वो कैसे कैसे, जैसे ये जो बेल है, बेल की जो पीछे वाला है ये वाला, इससे हमको कैरोटिड रूट्स का करना होता है। मतलब जैसे यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है, उसको हमें ऐसे करके सुनना होता है कि इसमें कैरोटिड रूट्स की आवाज़ तो नहीं आ रही है। या जुगुलर वेन प्रेशर, एक बार होल्ड रखना सर। लाइट चली गई है तो उसकी वजह से कम लाइट आ रही है। तो हमें देखना होता है जुगुलर वेन प्रेशर, मतलब जुगुलर वेन जो यहाँ से होती है, एंगोर्ड जुगुलर वेन, ये ज़्यादा करना लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है ना, उसके अंदर हमें जो ये वाली होती है जुगुलर वेन वो एंगोर्ड दिखती है, एकदम से बाहर की तरफ दिखती है ना। या कार्डियक मरमर, जब हम इस स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो एक कार्डियक से मरमर साउंड आती है, ठीक है, ये करना होता है। या रेल्स, हम जब चेस्ट की आवाज़ सुनते हैं तो हमें रेल्स की आवाज़ आती है ना। या रेटाइनोपैथी हुआ आइस में, ठीक है। या अनइक्वल पल्स, पल्स कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, उसको हम सोच सकते हैं। किडनी को पैल्पेट करके देख रहे हैं तो एनलार्जमेंट लग रही है, वहाँ पे टेंडरनेस सा फील हो रहा है कुछ, है ना। तो हमें इस तरीके से इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। अब हमने एग्जामिनेशन कर लिया ना, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हम क्या डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करा लें। इसके अंदर हमें यूरिन एनालिसिस करानी चाहिए, उससे पता चलेगा कि कोई सेप्सिस है या कोई इन्फेक्शन है ना। या उसमें यूरिन में मतलब एल्ब्यूमिन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, उससे किडनी के बारे में थोड़ा जानकारी होगी। हिमेटोक्रिट्स के बारे में देख सकते हैं हम कि हिमेटोक्रिट्स तो नहीं बढ़ गया जिसके वजह से क्या बोलते हैं ब्लड इतना ज़्यादा गाढ़ा हो गया या ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। या ग्लूकोज या सीरम पोटेशियम, जब भी सीरम पोटेशियम कम होगा तो क्या बोलते हैं, मान लो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, हमने वो कल भी बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जब सोडियम ज़्यादा होगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी और प्रेशर भी बढ़ेगा और ओवरलोड भी हो जाएगा। सोडियम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर पानी होगा, ठीक है। उसके वजह से हम सोडियम पोटेशियम का टेस्ट करा सकते हैं। सीरम क्रेटिनिन, उससे हम किडनी के बारे में पता चलेगा। कैल्शियम टेस्ट करा सकते हैं, है ना। यूरिक एसिड करा सकते हैं, यूरिक एसिड कि किडनी यूरिक को एसिड को निकाल रही है नहीं निकाल रही है। फास्टिंग लिपिड का टेस्ट करा सकते हैं, उससे पता चल सकता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर तो नहीं हो रहा ना। तो ये सारे टेस्ट वगैरह थे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, इसको हमें करा लेना। आप ये सब नोट्स बना लो, ये ज़्यादा ही लंबा लेक्चर थोड़ा जा रहा है और आप इतने भूल जाओगे सब जो मैं बोल रहा हूँ। ये वैसे मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे चलो मैं डाल दूंगा, या आप मेरे को बता देना इन नोट्स को कैसे अवेलेबल कराने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है इतने में लिखने में। क्या बोलते हैं स्क्रीन पे मैं लैपटॉप से करता नहीं हूँ, मोबाइल से करता हूँ, तो क्या बोलते हैं ज़्यादा ही वो हो जाता है, 2-3-4 घंटे लग जाते हैं क्या बोलते हैं लिखते लिखते मोबाइल से। तो मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लो थोड़ा मेहनत, है ना। तो हम इसमें ट्रीटमेंट देखते हैं कि हमें ट्रीटमेंट में क्या करना होता है। जो हमारा गोल होता है वो लॉन्ग टर्म एंड ऑर्गन डैमेज होने से रोकना होता है। हमारा यही एक सबसे बड़ा गोल होता है कि एंड ऑर्गन डैमेज। ब्लड प्रेशर बढ़ना है तो बढ़ने तो हमें क्या लेना देना ना, पर हमें इसलिए लेना देना होता है ब्लड प्रेशर से कि आगे जाकर कुछ सालों में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कहीं कोई एंड ऑर्गन, मेन ऑर्गन जो होता है जैसे हार्ट होता है, किडनी होता है, वो डैमेज हो ना हो जाए। उस वजह से हमें हाइपरटेंशन की मेडिकेशन लेनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद हम क्या बोलते हैं देखते हैं कि जो हमारे इसमें गोल, हाँ 130 से लेके 180 mmHg से हमें नीचे लाना पड़ता है ब्लड प्रेशर। हमें हमारा गोल बस इतना होता है, 130 भी चल जाता है चलो, है ना। मतलब जो जिनके डायबिटीज़ है या जिनके शुगर है ना, उनका हमें ब्लड प्रेशर 130 से नीचे रखना होता है। इतनी मेडिकेशन हम चला दें बस, हमें हमारा गोल ये है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दे, पेशेंट को बोले नमक कम खाए, थोड़ा ओबीज है तो पतला हो और 2-4 किलोमीटर घूम के, है ना, उसको ये सब समझाना चाहिए।
अब मेडिकेशन की बात करते हैं हम, है ना। इसके अंदर डाईयूरेटिक्स चलती है। डाईयूरेटिक्स क्या होता है? डाईयूरेटिक्स मतलब ऐसी मेडिसिन लेने से जिससे हमारे वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। जो हमारा पानी हमारा मतलब खून के अंदर होता है, प्लाज्मा होता है, या जो यूरिन के थ्रू वो यूरिन निकल जाए और जिससे थोड़ा ओवरलोड कम हो जाए, है ना। प्री लोड कम हो जाए, फिर आफ्टर लोड कम हो जाए। आफ्टर लोड कम होगा तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कम होगी थोड़ी, है ना, और ब्लड प्रेशर भी डाउन जाएगा। डाईयूरेटिक्स का इसलिए यूज होता है। अब कैल्शियम चैनल ब्लोकर देखते हैं। कैल्शियम चैनल मतलब कैल्शियम चैनल नाम से सोचो। कैल्शियम चैनल एक चैनल होता है हमारे हार्ट में, कैल्शियम चैनल। और कैल्शियम की वजह से ही कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाती है, तो उस चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे की वजह से कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। एंजियो ACE इनिबिटर मतलब एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट कर देना। ये भी एक तरह से मतलब रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसी का होता है। मतलब जब हम इसको इनिबिट कर देते हैं तो सोडियम जो इनटेक मतलब रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और उसके वजह से जो वो होता है, क्या बोलता है, पानी मतलब यूरिन, वो निकल जाता है। उसके वजह से वो लोड कम हो जाता है, ठीक है। ऐसी ARBS ब्लोकर होता है ना, एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लोकर। इसमें एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंशन को कन्वर्ट कर रहा है इसके अंदर, और ARBS का एंजियोटेंशन रिसेप्टर, जो दोनों में एंजियोटेंशन आ रहा है, बस वो कन्वर्टिंग एंजाइम को रोक रहा है, इसमें रिसेप्टर ब्लोकर, दोनों को काम वही है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मतलब कैसे मतलब ये मेडिसिन चलानी होती है ना। जैसे पेशेंट इसमें मान लो डाईयूरेटिक्स का और CCB कैल्शियम चैनल ब्लोकर का कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे पेशेंट विद CKD क्रोनिक किडनी डिजीज, या CKD विद एल्ब्यूमिन यूरिया, उसके अंदर हमें एक ACE इनिबिटर का और ARBS का यूज़ करना होता है ना, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम और ARBS का, ठीक है। इसके अंदर दोनों के अंदर डायूरेटिक्स और CCB, है ना। अब बात करते हैं कि मतलब डायूरेटिक्स में कौन कौन से डायूरेटिक्स होते हैं। देखो 3 तरह के डायूरेटिक्स होते हैं। एक थायोजाइड डायूरेटिक्स, एक लूप डायूरेटिक्स, एक स्पाइरोनोलैक्टोन डायूरेटिक्स। इन तीनों का काम वही होता है ना। इसमें मैं एग्जांपल थोड़े बहुत बता रहा हूँ। जैसे हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, ये एक थायोजाइड है। ये क्या होता है, जो किडनी का पार्ट्स होता है ना, उसमें डिस्टल एंड होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर ब्लॉक कर देता है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन का, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड। तो इसकी मात्रा कितनी लेनी होती है? हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड की एक मेडिसिन होती है 12.5 से 25 mg तक, ठीक है। और दूसरा होता है लूप डायूरेटिक्स, इसमें इसको बोलते हैं फ्रूजामाइड, इसको हॉस्पिटल में चलाता है, लेसिक्स के नाम से आता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है ना, एक तो होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वहां से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, मतलब तीनों के अंदर सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को ही रोका जाता है। और स्पाइरोनोलैक्टोन, बस स्पाइरोनोलैक्टोन का बस इतना फायदा होता है, मतलब डायूरेटिक्स थायोजाइड और ये वाले लूप डायूरेटिक्स होते हैं, वो पोटेशियम को मतलब बाहर निकाल देते हैं, जिसके वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है। पर जो स्पाइरोनोलैक्टोन है पोटेशियम स्पेयरिंग होता है, मतलब पोटेशियम को क्या बोलते हैं, स्पेयर कर देता है, और फिर सोडियम को मतलब इनहिबिट कर देता है। उसकी वजह से मतलब इससे सोडियम मतलब इसका एक ही फायदा है कि पोटेशियम की कमी नहीं आती है हमारे बॉडी में यदि हम स्पाइरोनोलैक्टोन का यूज़ करते हैं। और ये डिस्टल नेफ्रॉन के अंदर इनहिबिट करता है, ये मान लो। इसका एग्जाम्पल होता है एम्लोराइड, ठीक है। पर ये वीक एजेंट होता है, इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में हमें चलाना पड़ता है थायोजाइड्स के साथ साथ, ठीक है। अब वो देखते हैं कि हमने 2-3 चीज़ की बात कर दी। अब डायूरेटिक्स की अब बात करते हैं हम कैल्शियम चैनल ब्लोकर की। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर इसमें ना 2 टाइप के कैल्शियम चैनल ब्लोकर आते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग और दूसरा लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग होता है उसको बोलते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। क्या? डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। ये क्या करते, पर ये ना इश्मिक कार्डियक अरेस्ट को इवेंट को कर देते हैं ना, इसलिए हाइपरटेंशन के अंदर शॉर्ट वाले को यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इश्मिक कार्डियक इवेंट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इश्मिया कर देते हैं मतलब कार्डियक के लिए, इसलिए हम इसको शॉर्ट एक्टिंग वाले को ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते। पर जो लॉन्ग एक्टिंग CCA है, मतलब जो कार्डियक चैनल एंटागोनिस्ट, जैसे विरामापिल हो गया या डिल्टियाजैम हो गया, है ना, हम इनका यूज़ कर देते हैं,
इनका पर एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन इनका क्या बोलते हैं, जो लिवर फेलियर है, लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट है, उसके अंदर हमें लॉन्ग एक्टिंग सीसीए का भी यूज़ नहीं करना होता है ना, क्यों, और इसके जो इनोट्रोपिक्स इफेक्ट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं एम्लोडोपिन के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके अंदर दो होते हैं, एसी इनहिबिटर, ठीक है, और जैसे इसका एग्जांपल एसी इनहिबिटर का होता है कैप्टोप्रिल या इनैलोप्रिल, है ना। ये हाइपोकैलेमिया को कर सकते हैं और हाइपर कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे, कैलेमिया को कम कर देंगे, पोटेशियम को कम कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे, और ग्लाइकोमिया उसको भी बढ़ा देता है, हाइपर ग्लाइसीमिया, मतलब जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो भी बढ़ जाती है ना। और एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन रेनल इंसफिशियंसी या जिसमें किडनी की प्रॉब्लम हो, उसके अंदर हमें एसी इनहिबिटर का यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि ये इफरेंट वासोडाइलेटरी है, मतलब दो टाइप के होता है, एक एफरेंट और एक इफरेंट। इफरेंट मतलब एफरेंट लेके जा रहा है और इफरेंट किडनी से बाहर लेके जा रहा है, तो बाहर लेके वाला डायलेट हो जाएगा और ये वाला कॉन्स्टेंट होगा, तो वहाँ पे मतलब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो थोड़े थोड़े, और हाँ 3 मैं मेन उसके बारे में बताता हूँ मेडिसिन के बारे में जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा चलती है, जैसे पूरा गला सूख गया है बोलते बोलते, जैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होते हैं वो आर्टरी और वेनस को वासोडाइलेशन का काम करती है ना। और ये इसका एक ड्रॉबैक है, हाइपोटेंशन कर देती है, इसलिए हमें पेशेंट को एग्जामिन करते रहना चाहिए। ठीक है, और ये क्या करता है, मतलब सीरम थायोसाइनेट को मतलब एक टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसकी वजह से मतलब जब हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का काफ़ी मतलब 4-5 दिन से ज़्यादा यूज़ करते हैं या ज़्यादा डोज में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से सीरम थायोसाइनेट मतलब टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, सीरम थायोसाइनेट से, है ना। और जब भी ये बॉडी के मतलब हमेशा 10 mg/dl से कम रहनी चाहिए, जब ये ज़्यादा होने लग जाए तो इसको हम ये हिपैटिक डिसफंक्शन कर देता है, मतलब लीवर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उसमें मैं हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है फिर, यदि क्या बोलता है थायोसाइनेट बढ़ जाए तो, है ना। और इसमें हम ट्रीटमेंट में नाइट्राइट्स और थायोसल्फेट्स दे सकते हैं, थायोसाइनेट की जगह हम थायोसल्फेट देंगे, उससे इसका ट्रीट होगा। हम बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन की, एनटीजी जिसको बोलते हैं ना, ये थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, पर जहाँ पे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का वो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वहाँ पे हम नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं लेबिटोल की। लेबिटोल एक हॉस्पिटल में यूज़ होने वाला अच्छा ड्रग है, पर सबसे अच्छा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है, पर उसके थोड़े थोड़े इफेक्ट होते हैं ना, वो साइनेट वाली क्या बोलते हैं टॉक्सिसिटी कर देता है ना, उसमें डायलिसिस जरूरी होता है। लेबिटोल को प्रेगनेंसी के अंदर भी यूज़ कर देते हैं। ये हमारा पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा। अब हम देखते हैं कि हमने इतना सारा बता दिया, अब आपको मेडिकेशन के बारे में कैसे पता चले कि हमें यही ट्रीटमेंट करना है। देखो 3 मेडिसिन के नाम बताता हूँ, एम्लोडिपिन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये डायूरेटिक्स में आ जाता है, थाइजाइड डायूरेटिक्स जिसको बोलते हैं। एम्लोडिपिन हो गया और एक इनैलोप्रिल हो गया। एम्लोडिपिन है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आ जाता है ना, और जो इनैलोप्रिल है वो तुम्हारा बीटा उसमें आ जाता है, बीटा ब्लॉकर में। तो हमें इन तीनों मेडिसिन का यूज़ करना होता है कैसे, जिस पेशेंट की उम्र 60 से ज़्यादा है, मतलब 60+ उम्र हो रही है, उसको हमें जैसे 140 से लेकर 160 तक उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हमें उसमें 5 mg चलानी है पहले एम्लोडिपिन। ठीक है, 5 mg से ठीक नहीं हुआ पेशेंट, फिर उसमें हम 10 mg कर देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। अब मान लो कि वो 180 या 200 तक उसका ब्लड प्रेशर चला गया है ना, तो हमें सबसे पहले उसमें एम्लोडिपिन की फुल डोज मतलब 10 mg देनी है, उसके साथ हमें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड लगा देना है, कितना 12.5, और इनैलोप्रिल 5 mg लगा देना है। तीनों हमने चला दी थेरेपी, उससे भी हुआ तो अच्छी बात है, यही कंटिन्यू करेंगे। उससे नहीं हुआ तो हमें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की मात्रा बढ़ा के 12.5 से 25 mg तक कर देनी है। इनैलोप्रिल है उसकी 5 से 10 कर देनी है, उससे हो जाएगा। ठीक है, अब हमका इसका जो 6 ये तो कर दिया हमने 60 अबव,
हम और जो अब 60 से कम उम्र के पेशेंट होंगे उनके लिए इसमें बस अंतर इतना है कि हमने इसमें पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चलाया है ना, और लास्ट में हमने बीटा ब्लॉकर चलाया है। अब जो 60 से कम है उसमें हम पहले बीटा ब्लॉकर चलाएंगे, मतलब इनैलोप्रिल 5 mg में पहले देंगे, और 140 या उससे 160 जब ब्लड प्रेशर होगा उसमें इनैलोप्रिल पहले देंगे। उसके बाद हम जब नहीं होगा तो 10 mg में देंगे। और ज़्यादा ब्लड प्रेशर है जो 70-180 तक है तो उसके साथ हमें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड लगा देंगे 12.5 mg में। उससे भी नहीं हुआ तो उसकी फुल डोज दे देंगे 25 mg। उससे भी नहीं हुआ तो एम्लोडिपिन दे देंगे 5 mg उसके साथ लगा के। इससे भी नहीं हुआ तो एम्लोडिपिन की फुल डोज 10 mg के साथ दे देंगे। ये हमारा पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। होप आपको अंडरस्टैंड मतलब अच्छे से समझ आया होगा। बहुत मेहनत लगती है और 25 मिनट लगातार बोलते बोलते, ऐसा तो है नहीं कि बार बार स्टॉप करके, एक बार ऑन कर दिया लगातार कंटिन्यूस पढ़ाता रहता हूँ तो पूरा गला सूख गया है। चलो थैंक्स।